हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज आपकी जो चल रही है उसमें हम लोग इस हफ्ते प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करा रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। इस लेक्चर में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे सेशन 4, लेक्चर 4 है। यहां हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो आप लोग बेटा इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो हम आज सीखेंगे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है और इसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल और प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, इसका नाम है पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। क्या सिखाने जा रहा हूं मैं? पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस तुम लोग जानते हो, जब भी कोई हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके सेट को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और पार्टीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्टीशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पर एक बात यह हो जाती है कि पार्टीशन करते समय थोड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो पार्टीशन कहलाते हैं, अदरवाइज फिर वो पार्टीशन नहीं कहलाते हैं। तो पार्टीशन में क्या ध्यान रखना होता है वो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। ध्यान देना, क्या लिख रहा है समझना जरा। ये मैंने एक लाइन लिखी है यहां पे, अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3, En। मान लो हमारे पास n इवेंट का एक सेट है और सारी की सारी इवेंट किसी सैंपल स्पेस S से कनेक्टेड है। समझ रहे हो? ये E1, E2, E3, En कितनी इवेंट हो गई? n इवेंट हो गई। और ये सारी की सारी इवेंट किससे कनेक्टेड है? बोलो, किसी सैंपल स्पेस S से कनेक्टेड है। तो ये इवेंट सैंपल स्पेस S का पार्टीशन कहलाएंगी। समझना मेरी बात को? ये इवेंट E1, E2, E3, En सैंपल स्पेस S का पार्टीशन कहलाएंगी अगर ये 3 कंडीशन फॉलो होंगी। उसमें पहली कंडीशन बच्चों ये है हमारी कि EI इंटरसेक्शन EJ बराबर होना चाहिए फाई के। इसका मतलब I और J जनरल में ले लिए मैंने कहने का मतलब यह है कि मैं कोई सी भी 2 इवेंट ले लूं और अगर मैं उनका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं, ये सारी इवेंट E1, E2, E3, En कैसी होनी चाहिए? आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो इंटरसेक्शन फाई आता है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना बेटा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, अगर हम इन सबका यूनियन करें तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। अगर इस वाली बात को मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी इवेंट एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। याद करो शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था, एग्जॉस्टिव इवेंट वो होती हैं जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होता है। और तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो यार कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, यानी कि वो इम्पॉसिबल इवेंट हो। यानी कि E1, E2, E3, En वैसे कोई सी भी इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी सैंपल स्पेस से कनेक्टेड 2 या 2 से ज्यादा इवेंट इन तीनों प्रॉपर्टी में को होल्ड करती हैं तो उस स्थिति में हम उन इवेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसमें मैंने डायग्राम से दिखाया है, ये पूरा एक सैंपल स्पेस है। एक इवेंट का हिस्सा E1 है, ये E2 है, ये E3 है, कुछ यहां पे अलग अलग En है। तो यहां पे आप सब देख सकते हो बड़े ध्यान से, हर एक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सबको मिलाने से सैंपल स्पेस बनता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं दीज आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वैसे तो जनरलाइज भी की जा सकती है, पर इस समय मैं सिर्फ 2 ही पार्टीशन के लिए बता रहा हूं। सुनना ध्यान से, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है समझना। लेट कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस। मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
और S उसका सैंपल स्पेस है, और उस सैंपल स्पेस से कनेक्टेड, उस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड दो इवेंट E1 और E2 हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं और विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बेटा अगर E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो E1 E2 को मैं कह सकता हूं कि दीज आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर। अब मान लो एक कैपिटल ए, एक बी अनदर इवेंट, एक और इवेंट आ गई हमने बीच में ले ली ए, दैट अकर्स विद E1 और E2, मतलब ये इवेंट ऐसी है जो E1 और E2 दोनों के साथ हो सकती है। इसका मतलब समझो, जैसे देखो ये मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया, इसमें एक ये लाइन ड्रॉ करके इसके दो पार्ट कर दिए, एक E1 और एक हो गया ये E2, और यहां पर आप देख रहे हो ये एक सर्कल बना दिया ओवल शेप का, ये इवेंट ए को दिखा रहा है। तो इस इवेंट ए का कुछ हिस्सा E1 के साथ आ रहा है और कुछ हिस्सा E2 के साथ आ रहा है। इसी वजह से हमने ये कहा था ए बी द अनदर इवेंट दैट अकर्स विद E1 एंड E2, जो दोनों के साथ हो सकती है। तो अब वो क्या कहेगा, जो इवेंट ए है वो हो तो दोनों के साथ सकती है तो वो ये कहेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या कहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप लोग आगे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, तो फ्रॉम द अबव फिगर, अगर इस फिगर को देखें तो इवेंट ए कैन बी रिटन इन द सेट थ्योरेटिकल फॉर्म। अगर इस इवेंट ए को मैं सेट थ्योरी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं बच्चों, सेट थ्योरी में, तो आप लोग देखें, अगर इस वाले हिस्से की बात करें, किस वाले हिस्से की, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, ये वाला हिस्सा देखो बेटा, जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, इस हिस्से को आप सेट थ्योरी में क्या कह सकते हो, बताओ जल्दी से मुझको। अरे सर ये तो E1 और ए का कॉमन हिस्सा है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, E1 इंटरसेक्शन ए। क्लियर है। और अगर मैं बच्चों इसके अंदर इस हिस्से की बात करूं, देखना यहां पर ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, ब्लू कलर से जो हिस्सा शेड कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं E2 इंटरसेक्शन ए। देखो आप लोग, तो ये वाला हिस्सा ये हो गया, ये हिस्सा ये हो गया। तो अगर मैं अब पूरे हिस्से ए की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, ए को मैं लिख सकता हूं बच्चों E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ए को हम लोग सेट थ्योरी में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें इस डायग्राम में साफ दिख रहा है कि E1 इंटरसेक्शन ए, E1 इंटरसेक्शन ए एंड E2 इंटरसेक्शन ए, E2 इंटरसेक्शन ए बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट, बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट। ये बेटा कैसी इवेंट है, डिसजॉइंट। देख सकते हैं आप, इनमें कुछ भी हिस्सा कॉमन नहीं है। तो इस वजह से मैं इसे एक बताए क्या लिख सकता हूं अब, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सुनो बच्चों ध्यान से, इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। ठीक है। और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मैंने ऐसी लिखा रहने दिया, अब मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए को लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, और इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है। तो ये जो आपका रिजल्ट आप लोगों के सामने मैंने लिखा है, इसे ही हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेटा जब लगती है जब हमसे एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है जो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है, E3 के साथ भी हो सकती है और E4 के साथ भी हो सकती है। जब भी आपसे कोई बेटा इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, उससे पता चल रहा है यार एक ही पूछ रहा है, अरे ये तो E1 के साथ भी हो जाएगी, अरे ये तो E2 के साथ भी हो जाएगी, अरे ये तो E3 के साथ भी हो जाएगी, तो फटाक से आप लोग वहां पे कौन सी थ्योरम यूज कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल आता ही आता है। अब मैं कैसे सिखाऊं बताऊं,
बेटा आता ही आता है सवाल, देखें आप थोड़ा सा मैंने अभी तो लिख दिया था, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पर ये डिसजॉइंट है, तो सो वी कैन रिटन एज दिस, और इसे हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अगर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं बच्चों, देखो जनरलाइज में क्या है यार, अभी मैंने 2 पे बात करी थी, अगर ज्यादा इवेंट है E1 E2 E3 EN, एक इवेंट सबके साथ हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे करके आपकी बढ़ती जाती है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। समझ में आई बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है? तो बेटा ध्यान रखना, टोटल सबसे मेन चीज बेटा ये ध्यान रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आप क्वेश्चन में यूज कब करोगे? आपसे जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो काम E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी हो सकता है और E3 के साथ भी हो सकता है, तो उसी समय आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद अब हम कुछ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस आपको सिखा रहे हैं, कैसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं। देखना, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। एक बार देख लो ध्यान से क्या कह रहा है। ए बैग कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। एक बैग है बच्चों जिसके अंदर 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो मैंने क्या करा बच्चों, एक ये यो समझ लो कि ये वाला एक बैग ये बना लिया और एक बैग ये बना लिया, 2 बैग दे रखे हैं। तो ये वाला तो हमारा हो गया मान लो बैग ए, और ये वाला हो गया बच्चों बैग बी। अब इसके अंदर 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और इस वाले बैग के अंदर बच्चों 2 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है। क्लियर? बैग ए और बैग बी हो गए। अब वो ये कह रहा है हमसे 1 बैग इज चूजन एट रैंडम, कहता है एक बैग आप रैंडमली चूज करो, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन, जो बैग आपने सिलेक्ट किया उसमें से एक बॉल निकालो, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो व्हाइट हो। तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था आपको टोटल प्रोबेबिलिटी, तो मैंने क्या कहा था, टोटल प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं? जिस बात की वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो E1 E2 या कई जगह से हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा यार हमें तो व्हाइट बॉल निकालनी है, तो बच्चों व्हाइट बॉल बैग ए से भी आ सकती है और व्हाइट बॉल बैग बी से भी आ सकती है। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो अब ये प्रॉब्लम है, अगर एक से निकालनी होती तो सीधे सीधे हो जाता। तो यहां पर हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना, थोड़ी सी इवेंट का कंसीडरेशन चलता है। देखो लिख लेना ऐसे, कंसीडर फॉलोइंग इवेंट। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही बोर्ड में करना बच्चों। ये परफॉर्मा बता दे रहा हूं, इसी परफॉर्मा में सारे क्वेश्चन को सेट कर देना है। कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स। अब हमने यहां पर कुछ इवेंट्स कंसीडर करते हैं। सबसे पहली इवेंट को नाम दे दिया हमने बच्चों E1। सबसे पहली इवेंट को नाम दे दिया हमने बच्चों क्या, E1। देखना जरा ध्यान से, ये इवेंट हो गई हमारी E1 इवेंट मान लेना, बैग ए इज सिलेक्टेड। कौन सा बैग सिलेक्ट कर लिया बच्चों, बैग ए। E2 इवेंट हमने मान ली, बैग बी इज सिलेक्टेड, ठीक है। और एक इवेंट हमने ले ली ए, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज व्हाइट, ठीक है। बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज व्हाइट। जो बॉल बैग से निकाली गई है वो व्हाइट है। E1 हो गई बैग ए इज सिलेक्टेड, E2 हो गई बैग बी इज सिलेक्टेड, ए हो गई बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग इज व्हाइट।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि बॉल जो निकल कर आए वो वाइट। अब बॉल वाइट पहले बैग से भी आ सकती है और दूसरे बैग से भी आ सकती है, तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। तो बच्चों यहां पर ये लिख देना और यहां पर लिख देना बाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टीपीटी लिख दिया है शॉर्ट में, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्लियर है? अब बच्चों आपको ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करूं तो E1 का मतलब क्या है? बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड। तो बेटा बैग फर्स्ट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2, क्योंकि बच्चों दो बैग है तो यहां तो दोनों के 50-50 चांसेस है, तो बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गई इतना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात अगर मैं करूं, बैग सेकंड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो भी बच्चों 1/2 हो गई। फिर मैंने कहा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या होगा? अब पहले तो यार तुम लोग पढ़ लो ए अपॉन E1 का मतलब क्या है। E1 इवेंट हो चुकी है, यानी कि बैग फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, उसमें से व्हाइट बॉल निकालनी है। जरा बैग फर्स्ट, इसमें टोटल बॉल कितनी है बच्चों? 5। अब इसमें से तुमको चाहिए कौन सी? व्हाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बच्चों? 3/5। और अगर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 बताओ, तो E2 इवेंट हो चुकी है, यानी कि हमने बैग सेकंड सिलेक्ट कर लिया है और उसमें से व्हाइट बॉल निकालने हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो जो प्रोबेबिलिटी की जरूरत थी वो सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने निकाल ली है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये सारी वैल्यू रख दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 यानी कि 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 और 2/6। इसे सॉल्व कर लेना तो बेटा ये 3/10 हो गया, यहां पे 2 से 2 काटना 1/6 हो गया, 10 और 6 का एलसीएम लेना 30 आ जाएगा, 10 3 39 हो गया। तो बेटा यहाँ पे 14/30 आ गया, 2 से कैंसिल करना 7/15 एंड दिस इज आंसर। बोलो समझ आया कि दोबारा से बताऊं? ये बेटा परफॉर्मा रखना, देख लो यार बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। क्वेश्चंस को पढ़ लो, सारी इवेंट कंसीडर कर लो, जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है अगर वो ए 2 या 2 से ज्यादा के साथ हो सकती है तो वहीं पर आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये सेकंड अपने आप करना, ठीक है। और थर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, थर्ड भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझना जरा। A bag contains 6 red and 5 blue balls. Another bag contains 5 red and 8 blue balls. तो चलो जरा ये बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहले बैग में 6 तो रेड कलर की बॉल है और 5 ब्लू कलर की बॉल है, क्लियर। दूसरे बैग की बात करें तो इसमें 5 रेड कलर की बॉल है और 8 ब्लू कलर की बॉल है, क्लियर। इतना काम तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है आगे सुनना। A ball is transferred from bag first to bag second. ये आपका बैग फर्स्ट हो गया, दिस इज द बैग फर्स्ट एंड दिस इज द बैग सेकेंड। ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड, ठीक है। एक बॉल ने हमने क्या करी बच्चों, बैग फर्स्ट से निकाल के बैग सेकेंड में ट्रांसफर कर दी। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज ब्लू। फिर ट्रांसफर करने के बाद हमने सेकेंड बैग से ब्लू निकाली, सेकेंड बैग से एक बॉल निकाली, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो ब्लू हो। तो आप सोच सकते हो तुम यार इसमें से ब्लू बॉल निकालनी है, पहले इसमें से एक ट्रांसफर करनी है। तो अपने आप ही समझ में आ रहा होगा यार, जब मैं इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर करूंगा तो दो बातें हो सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम बेटा इस बैग फर्स्ट में से इस बैग सेकंड में एक बॉल ट्रांसफर करेंगे तो दो सिचुएशन बन सकती है कि नहीं बन सकती है। एक ये बन सकती है कि हम इसमें से रेड बॉल ट्रांसफर कर दें, एक ये हो सकती है कि हम इसमें से ब्लू बॉल ट्रांसफर कर दें, और दोनों स्थिति में मैं बैग सेकंड से ब्लू बॉल निकाल सकता हूं। तो अब हम यहां पर इवेंट का कंसिडरेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखना कंसीडर
कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बेटा हमने यहां पर कुछ इवेंट कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहली इवेंट हमने ले ली E1। इसमें लिख लेना रेड बॉल, क्या लिखना ना, रेड बॉल ट्रांसफर रेड बॉल ट्रांसफर इनटू सेकंड बैग। क्लियर। E2 इवेंट, इसमें लिखना ब्लू बॉल ट्रांसफर इनटू सेकंड बैग। इवेंट ए ले लेना बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग बी ब्लू। क्लियर। According to question, we have to find probability of A by TPT, total probability theorem। probability of A बताओ क्या हो जाएगी, probability of E1 into probability of A upon E1। क्लियर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ठीक, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी से मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया। जब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बेटा सबकी प्रोबेबिलिटी पहले अलग अलग निकाल के दिखाना। अब क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास, मैं सिखा तो चुका ही हूं आपको, तो हम तो बेटा निकाल के डायरेक्ट ही रख दे रहे हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो मैंने पूछा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, रेड बॉल ट्रांसफर्ड इनटू सेकंड बैग। तो आंसर आ जाएगा 6/11, क्योंकि बेटा 6 रेड है, 5 ब्लू है, एक बॉल ट्रांसफर करोगे 6/11 मल्टीप्लाई। अब आता है A अपॉन E1। A अपॉन E1 का मतलब बच्चों क्या, A अपॉन E1 का मतलब बच्चों क्या, E1 इवेंट हो चुकी है, यानी कि रेड बॉल इसमें आ चुकी है। तो बेटा जैसे ही रेड बॉल इसमें आएगी तो अब बताओ इसमें रेड कितनी हो गई, अब बताओ रेड इसमें कितनी हो गई, बोलो बच्चों 6 रेड हो गई, 8 ब्लू हो गई, टोटल 14 हो गई। मुझे कौन सी चाहिए, ब्लू, तो मैं यहां लिख दूंगा 8/14, फिर प्लस का साइन लगाया। अब आती है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब ब्लू बॉल ट्रांसफर हमने इसके अंदर करी है, तो ब्लू बॉल ट्रांसफर करेंगे तो आंसर आएगा 5/11। जैसे ही बेटा ब्लू बॉल इसमें ट्रांसफर हो जाएगी तो इसमें 9 ब्लू बॉल हो जाएंगी, तो यहां आ जाएगा 9/14। क्लियर। तो बस बच्चों ये आपका काम हो चुका है, अब आप इसे सॉल्व कर लेना। तो 8 6 जा कितना होता है 48, ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई 14 से करना, 11 4 जा 44, कैरी 1, 11 बन जा 11 और 4 154, और यहां पे आ जाएगा 9 5 जा 45/154। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 8 और 5 13, कैरी 1 93/154। दिस इज आंसर। ठीक, ये बच्चों मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझाई और उस पर बेस मैंने ये एग्जाम्पल बताई। कुल मिलाकर 10 या 11 क्वेश्चन मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में दिए हैं। आप लोग मेरे जो YouTube का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से ये वाली फाइल डाउनलोड कर उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लगा लें। जो नहीं समझ में आए मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म करते हैं। आज मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया। अगले लेक्चर में मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है बेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर भी सवाल बहुत आता है, दोनों मिलजुल के भी सवाल आ जाता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।